मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर घटनाक्रम हुआ है। 3 बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान अब एक साथ आ गए हैं और उन्होंने एक ऐसा डिफेंस पैक्ट साइन किया है जो पूरे रीजन का सिक्योरिटी नक्शा बदल सकता है। साथ ही पूरी दुनिया इसे किस नजर से देख रही है इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ अमेरिका पर भरोसा कम हो रहा है ऐसा लगता है, दूसरी तरफ ईरान के साथ जो जंग चल रही है अमेरिका और इजराइल की, वो दुनिया के सामने और इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। और पाकिस्तान की अपनी भी एक छवि है जो एक अहम हिस्सा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि ये डील है क्या, इसकी नींव कब पड़ी, ये डील अभी इस वक्त क्यों साइन की गई है, हर देश जो इसमें साइन कर रहा है वो इसमें क्या लेकर आ रहा है, इसके साथ जुड़ा रेड सी वाला मामला क्या है, और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट की जो इस वक्त दुविधा है उसे वो कैसे पार पाएगा, वो बैलेंस कैसे करेगा। आखिर में भारत के लिए इसका क्या मतलब है, इसकी भी बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सात अगस्त को सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में 3 बड़े लीडर्स मिले। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। साथ में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। यहीं पर इन तीनों देशों ने एक ऐतिहासिक समझौता साइन किया जिसे नाम दिया गया मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन तीनों में से किसी एक देश पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। बिल्कुल वैसा ही मॉडल जैसा नेटो के आर्टिकल 5 में है, एक के लिए सब, सब के लिए एक। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक ये पैक्ट सिर्फ मिलिट्री डिफेंस तक ही सीमित नहीं है, इसमें कई और चीजें शामिल हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग यानी खुफिया जानकारी का आदान प्रदान, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग और एनर्जी सेक्टर में भी साझेदारी, यानी एक बहुआयामी समझौता है, सिर्फ मिलिट्री अलायंस नहीं है। टर्किश अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये पैक्ट सिर्फ डिफेंसिव मकसद के लिए है, किसी और देश के खिलाफ नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात, इस पैक्ट के दरवाजे बाकी देशों के लिए भी खुले हुए हैं, यानी आगे चलकर और देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो रोड मैप क्या है आगे का, ये जानना भी दिलचस्प होगा। एक चीज जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये कि इजिप्ट यानी मिस्र भी इस पैक्ट की शुरुआती बातचीत में शामिल था, लेकिन फाइनल साइनिंग सेरेमनी में उसका नाम शामिल नहीं था। तो सवाल उठता है कि मिस्र पीछे क्यों हटा, या शायद अभी उसका वक्त नहीं आया है। ये एक ऐसी बात है जिस पर आगे नजर रखनी होगी। अभी तक इस एग्रीमेंट का पूरा टेक्स्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है, यानी बहुत सी डिटेल्स जैसे कि सैन्य सहयोग का सही स्तर क्या होगा अभी सामने नहीं आए हैं। अब चलिए लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं समझने के लिए कि यहां तक ये तीनों देश कैसे पहुंचे, क्योंकि ये अचानक नहीं हुआ है। इसकी नींव पड़ी थी सितंबर 2025 में। उस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान ने रियाद में अल यमामा पैलेस में एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी SMDA साइन किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का स्वागत सऊदी F-15 फाइटर जेट्स, रेड कार्पेट और पूरे रॉयल प्रोटोकॉल के साथ हुआ था। इसे वाटरशेड मोमेंट यानी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया गया था। पाकिस्तान की पहले अमेरिका के साथ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी रही थी कोल्ड वॉर के दौरान, लेकिन वो 1970 के दशक तक टूट चुकी थी। और चीन के साथ, जिसके साथ पाकिस्तान का बहुत गहरा डिफेंस कोऑपरेशन है, फिर भी उनके बीच कोई फॉर्मल म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट नहीं है। तो सऊदी अरब के साथ ये पहली बार था जब पाकिस्तान को एक असली मॉडर्न म्यूचुअल डिफेंस कमिटमेंट मिला। कुछ लोग मानते हैं कि ये डील आगे चलकर UAE और कतर जैसे दूसरे गल्फ पार्टनर्स के साथ भी इसी तरह के समझौतों का टेम्पलेट बन सकती है। और अब तुर्की के जुड़ने से वही बात सच साबित होती हुई दिख रही है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते वैसे भी बहुत पुराने हैं, करीब 80 साल पुराने। सऊदी अरब उन पहले देशों में से था जिसने 1947 में पाकिस्तान की आजादी के बाद उसे मान्यता दी थी। 1951 में दोनों देशों ने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी और 1982 के एक समझौते के तहत पाकिस्तानी सैनिकों को सऊदी अरब में तैनात किया जाता रहा है। और पाकिस्तान ने 1967 से अब तक 8000 से ज्यादा सऊदी सैनिकों को ट्रेनिंग दी है। अब सवाल यह है कि टाइमिंग इतनी अहमियत क्यों रखती है, और टाइमिंग यही क्यों है, इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। तो एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। पहली वजह, अमेरिका इजराइल की ईरान के साथ जंग। ये जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी जब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया और अमेरिकी बम वर्षकों ने भी फोर्डो जैसी अहम न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए।
इस जंग ने पूरे गल्फ रीजन को हिला दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से शिपिंग रूट्स बुरी तरह डिस्टर्ब हो गए और ऑयल प्राइसेस में भारी उछाल देखा गया। ब्रेंट क्रूड कुछ ही समय में $72 से बढ़कर $100 के पार चला गया। दूसरी वजह कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल का हमला। 9 सितंबर को इजराइल ने दोहा के एक इलाके में हमला किया, जिसमें कई हमास के सदस्य और एक कतरी सिक्योरिटी अधिकारी मारे गए। इस हमले ने सारे गल्फ देशों को चौंका दिया, क्योंकि दोहा में तो अमेरिका का सेंटकॉम हेडक्वार्टर तक मौजूद है। फिर भी दोहा पर बेझिझक हमला कर दिया गया। इससे एक बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा हुआ, क्या अमेरिका अपने गल्फ सहयोगियों को सच में प्रोटेक्ट कर सकता है या करना चाहता भी है? तीसरी वजह यमन के हूती विद्रोहियों के लगातार हमले। सऊदी अरब को ईरान समर्थित हूतियों से लगातार खतरा झेलना पड़ रहा है और इराक की शिया मिलिशियाओं से भी। मंगलवार को अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर पूर्वी इराक में ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों पर हमले भी किए थे। ईरान की तरफ से हुए ड्रोन हमलों के जवाब में ये हमले किए गए थे। तो कुल मिलाकर गल्फ देशों में गहरी बेचैनी है कि अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला अब उतना भरोसेमंद नहीं रहा जितना पहले माना जाता था। और यही वजह है कि सऊदी अरब जैसे देश अब पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे रीजनल पार्टनर्स की तरफ देख रहे हैं। नए स्वतंत्र सिक्योरिटी नेटवर्क बनाने के लिए अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना। अब देखते हैं कि हर देश की ताकत है क्या इस गठबंधन में, और साथ ही इसकी कमजोरियां भी क्या है। तुर्की की ताकत क्या है, पहले ये समझते हैं। ये एक बड़ी मिलिट्री और ड्रोन टेक्नोलॉजी वाली दुनिया भर में मशहूर ताकत है। तुर्की के तोपखाने गोलों से लेकर एडवांस्ड ड्रोन तक हर तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट बनाते हैं और बेचते भी हैं। दुनिया भर के देशों को यह सामान बेचा जाता है। साथ ही तुर्की नेटो का मेंबर भी है, तो उसका स्ट्रेटेजिक वेट अलग ही है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो मुस्लिम दुनिया का इकलौता न्यूक्लियर पावर है वो, और एक बैटल हार्डन्ड आर्मी है उनके पास, यानी एक ऐसी सेना जिसे असली जंग का अनुभव है। सऊदी अरब की अगर बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स में से एक है ये। जबरदस्त फाइनेंशियल ताकत है उनके पास, और रेड सी और पर्शियन गल्फ दोनों तरफ लंबी कोस्ट लाइन है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, हर देश अपने साथ अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स भी लेकर आता है। तुर्की का ग्रीस के साथ एजियन सी में लंबे समय से चला आ रहा टकराव और इजराइल के साथ बिगड़ते रिश्ते, पाकिस्तान का भारत के साथ तनाव और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ अस्थिर रिश्ते, सऊदी अरब का सीधा टकराव ईरान से और यमन के हूतियों से। पाकिस्तान को सऊदी अरब की क्षेत्रीय दुश्मनियों में उलझने का खतरा रहेगा, खासकर ईरान के साथ। दूसरी तरफ देखना होगा कि सऊदी अरब का पाकिस्तान के विवादों के प्रति क्या रुख रहते हैं, और वो जैसे पहले था क्या उसमें वो किसी तरह का बदलाव करता है। हालांकि अभी तक उसने ऐसा नहीं किया है, खासकर भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ भी। एक और अहम बात, इस पैक्ट में जो एक पर हमला सब पर हमला वाली लाइन है, वो शायद अभी के लिए ज्यादा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ना कि पूरी तरह से बाइंडिंग मिलिट्री कमिटमेंट। यानी असल जंग की हालत में ये कितना लागू होगा ये अभी साफ नहीं है। एक सवाल जो बहुत चर्चा में है, क्या इस डील से सऊदी अरब को पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी परमाणु सुरक्षा कवच मिल जाएगा? सऊदी अरब लंबे समय से सिविलियन इस्तेमाल के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने की बात करता रहा है, ताकि वो तेल पर निर्भरता कम कर सके। लेकिन सऊदी अरब ने हमेशा ये साफ कहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहता। पत्रकार बॉब वुडवर्ड की 2024 की एक किताब है वॉर, उसमें एक बहुत दिलचस्प किस्सा उन्होंने लिखा है। जब अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से सऊदी बम को लेकर चिंता जताई, तो प्रिंस सलमान ने जवाब दिया, मुझे बम बनाने के लिए यूरेनियम की जरूरत नहीं, मैं तो पाकिस्तान से खरीद लूंगा। लेकिन इस अग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी साफ तौर पर नहीं लिखा है जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला या एक्सटेंडेड डेटरेंस की तरफ इशारा करता हो। पाकिस्तान ने पहले भी कई डिफेंस पैक्ट किए हैं, लेकिन किसी में भी न्यूक्लियर गारंटी शामिल नहीं रही है, तो ये सवाल अभी भी खुला हुआ है। इसी बीच सऊदी अरब एक और बड़ा कदम उठा रहा है। रेड सी में शिपिंग को हूती हमलों से बचाने के लिए एक अलग कोएलिशन बना रहा है, जिसका हेडक्वार्टर रियाद में होगा। वजह बिल्कुल साफ है, 20 जुलाई को हूतियों ने सऊदी अरब पर एक नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। दशकों की सऊदी मिलिट्री कार्रवाई के जवाब में उन्होंने एक कार्रवाई की, और अब खबरें ये भी हैं कि हूती बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल यानी शुल्क वसूलने की तैयारी में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करने की कोशिश कर रहा है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट को समझना भी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ 29 किलोमीटर चौड़ा है, अपने सबसे संकरे पॉइंट पर, और रेड सी को गल्फ ऑफ एडन और इंडियन ओशन से जोड़ता है।
2024 में यहां से 4.1 अरब बैरल क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गुजरे थे। यानी दुनिया के कुल तेल सप्लाई का करीब 5% यहां से गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों मिलाकर अब दुनिया का करीब 25% ऑयल और गैस सप्लाई को ये दोनों यानी ईरान और हूती प्रभावित कर सकते हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सऊदी अरब को अपना ज्यादातर तेल एक्सपोर्ट रेड सी के रास्ते यानूब पोर्ट से भेजना पड़ रहा है, लेकिन वो पोर्ट भी अब हूतियों के प्रभाव में आ चुका है। इस नए रेड सी कोएलिशन में तुर्की, कुवैत, बहरीन, कतर, जॉर्डन, मिस्र, पाकिस्तान, जिबूती, सोमालिया, बांग्लादेश, यमन, सूडान और कोमोरोस जैसे करीब 13 देश शामिल होने की उम्मीद है। दिलचस्प बात यह है कि यूएई और ओमान, जिनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट लगभग एक जैसे ही हैं, फिलहाल इसमें शामिल नहीं हुए हैं। यूरोपियन यूनियन का एक डेलीगेशन भी इस मीटिंग में मौजूद था, क्योंकि ईयू का अपना नेवल मिशन पहले से ही रेड सी में काम कर रहा है। यानी एक तरफ मक्का डिफेंस पैक्ट, दूसरी तरफ ये मैरिटाइम सिक्योरिटी अलायंस। सऊदी अरब हर मोर्चे पर अपना सिक्योरिटी नेटवर्क मजबूत कर रहा है, बिना पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हुए। अब एक बहुत दिलचस्प एंगल, क्या पाकिस्तान एक साथ दो बड़ी भूमिकाएं निभा सकता है? एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थता यानी मीडिएशन करना, और दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ इतना गहरा डिफेंस कमिटमेंट निभाना। पाकिस्तानी अधिकारी और कई एनालिस्ट कहते हैं कि हाँ, पाकिस्तान दोनों काम एक साथ कर सकता है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान ने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस से मुलाकात की और उन्हें बताया कि सऊदी अरब जंग को और आगे बढ़ाने के खिलाफ है, लेकिन खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार है और हूतियों से निपटने के लिए उसे अमेरिकी दखल की जरूरत नहीं। पाकिस्तान की स्थिति नाजुक इसलिए भी है क्योंकि उसके रिश्ते ईरान से भी ठीक ठाक रहे हैं, और अब सऊदी अरब के साथ इतना करीबी डिफेंस पैक्ट होने से अगर सऊदी ईरान तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान को साइड चुननी पड़ सकती है, जो उसकी मीडिएशन भूमिका को कमजोर कर सकता है। वॉशिंगटन में पाकिस्तान की पहले से ही एक क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम है। बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिका ने 7 बार पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी संस्थाओं और लोगों पर प्रतिबंध लगाए थे और चिंता जताई थी कि क्या पाकिस्तान की मिसाइलें अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं।